स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सब सुरक्षित होंगे, बढ़िया होंगे, अपनी शिक्षण प्रक्रिया में संलग्न होंगे। जो वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं उनका लाभ उठा रहे होंगे। जिन बालक बालिकाओं ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, वो कर लें ताकि समय पर उनको नोटिफिकेशन मिले और जैसे ही वीडियो अपलोड हो तुरंत पता चल जाए और आप देख सकें। पिछले टर्न पर हम रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में चर्चा कर रहे थे। संयोजन अभिक्रिया बताई हमने आपको, जिसमें दो अभिकारक मिलकर एक क्रियाफल बना देते हैं। फिर वियोजन अभिक्रिया बताई, जिसमें एक क्रियाकारक जो है वो टूट कर दो क्रियाफल बना देता है। इसके बाद हमने आपको उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय क्रिया बताई। उत्क्रमणीय क्रिया जो दोनों दिशाओं में चलती है, यानी क्रियाकारक क्रिया करके क्रियाफल बनाते हैं तो क्रियाफल पुनः जो है क्रियाकारक बनाने लगते हैं। जैसे N2+3H2 = 2NH3। इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन क्रिया करके अमोनिया बनाते हैं, ये अग्र अभिक्रिया है। और अमोनिया से वापस जो है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बनते हैं, ये प्रतीप अभिक्रिया है। इन अभिक्रियाओं को बंद पात्र में कराया जाता है और ये अभिक्रियाएं कभी पूरी नहीं होती। एक स्थिति ऐसी आती है जब अग्र और प्रतीप अभिक्रिया का वेग समान हो जाता है तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे अभिक्रिया रुक गई हो। इस अवस्था को रासायनिक साम्य कहते हैं। अब आज हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट अभिक्रियाओं की। आप सभी हेडिंग लगाएं। ऊष्माशोषी एवं ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। ऊष्माशोषी एवं ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। डैश लगा करके लिखें सभी। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का अवशोषण होता है। अर्थात क्रियाकारक तभी क्रिया करेंगे जब उनको क्रिया के लिए आवश्यक ऊष्मा मिल जाएगी। जैसे
N2 प्लस O2, नाइट्रोजन की क्रिया ऑक्सीजन से सामान्य परिस्थितियों में नहीं होगी। ये क्रिया तभी होगी जब इनको ऊष्मा मिल जाएगी, गर्म करेंगे। आवश्यक ऊष्मा मिलने के बाद ये क्रिया करके NO यानी नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बनाएंगे। तो ये ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का उदाहरण है, क्योंकि ये क्रिया तभी होगी जब क्रिया कारकों को ऊष्मा मिल जाएगी। ऊष्मा नहीं मिलेगी तो नहीं होगी। तो ऊष्मा का क्या हो रहा है इस क्रिया में? अवशोषण हो रहा है। यदि हम गर्म जल में सोरा, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 को क्या बोलते हैं? सोरा। यदि हम गर्म जल में सोरा मिला दें तो ऊष्मा का अवशोषण हो जाने के कारण ऊष्मा का अवशोषण हो जाने के कारण यह विलयन ठंडा हो जाता है। यह विलयन ठंडा हो जाता है। हमने पानी गर्म लिया था, लेकिन जैसे ही सोरा मिलाया पानी कैसा हो गया? ठंडा। क्यों? ऊष्मा का अवशोषण हो गया, ऊष्मा शोषी परिवर्तन हो गया है। नीचे हेडिंग लगाए, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। डैश लगा करके लिखें, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ऊष्मा क्षेपी कहलाती है। ऊष्मा क्षेपी कहलाती है। जैसे दहन क्रियाएं, जितनी भी दहन क्रियाएं हैं वो सब क्या होती हैं? ऊष्माक्षेपी, क्योंकि उनमें ऊष्मा निकलती है। C+O2 बराबर CO2 प्लस ऊष्मा, ऊष्मा निकलेगी। ऊष्मा शोषी में तो ऊष्मा प्लस कहां कर रहे हैं आप? क्रिया कारकों में, क्योंकि ये तो लगानी पड़ रही है हमको। और ऊष्मा क्षेपी में ऊष्मा प्लस कहां हो रही है? क्रियाफलों में, यानी ये मुक्त हो रही है। चाहे तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, C+O2 माइनस ऊष्मा बराबर CO2।
ऊष्मा का पक्ष बदल दिया हमने तो चिन्ह बदल जाएगा। ऐसा इसको भी लिखा जा सकता है, ये जो हमने क्रिया का ऊष्मा शोषी में ऊष्मा को क्रिया कारकों में प्लस किया है, चाहे तो यहां पर इसको प्लस नहीं करके और हम क्रिया फलों में क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। तो दहन क्रियाएं जितनी भी हैं सब ऊष्माक्षेपी होती हैं। अभी हमने नेक्स्ट टर्न पर मेथेन का दहन बताया था, तो वो भी ऊष्माक्षेपी क्रिया होगी। कोई भी दहन क्रिया हो सब ऊष्माक्षेपी होती हैं। और उदाहरण ले लें, दूसरा उदाहरण, नाइट्रोजन की क्रिया हाइड्रोजन से करवाएं तो इस क्रिया में अमोनिया बनती है और ऊष्मा मुक्त होती है। तो चूंकि इसमें ऊष्मा मुक्त हो रही है इसलिए यह अभिक्रिया भी ऊष्माक्षेपी है। नीचे लिखें, श्वसन क्रिया भी ऊष्माक्षेपी है। यदि हम अपने श्वास को हाथ की हथेली पर अनुभव करें तो श्वास हमें गर्म लगता है क्योंकि उसमें ऊष्मा होती है, हीट होती है। तो श्वसन क्रिया में जो है ऊष्मा मुक्त होती है, इसलिए श्वसन क्रिया कैसी क्रिया है, ऊष्माक्षेपी। पैराग्राफ चेंज करके लिखें, यदि हम ठंडे जल में सोडियम हाइड्रोक्साइड कोष्टक में लिख दें कास्टिक सोडा, यदि हम ठंडे जल में कास्टिक सोडा मिला दें तो वह विलयन गर्म हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, आगे लिखें, एक प्रश्न लिखें, उदासीनीकरण अभिक्रिया को सौ उदाहरण समझाइए। 100 उदाहरण यानी उदाहरण सहित 6 उदाहरण। उदासीनीकरण अभिक्रिया को 100 उदाहरण समझाइए। उत्तर लिखें, अम्ल व क्षार की क्रिया जिसमें लवण व जल बनता है
लवण व जल बनता है, कौमा उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। जैसे उदाहरण नोट कर लें, HCl प्लस NaOH इक्वल टू NaCl प्लस H2O। ये जल, ये लवण, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार और ये अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करवाई तो सोडियम क्लोराइड और जल बना। नोट कर ले सभी। और नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, उपचयन व अपचयन अभिक्रियाओं को उपचयन व अपचयन अभिक्रियाओं को उदाहरण देकर समझाइए। और बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है उपचयन और अपचयन, तो सभी VVIMP लिख लें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा प्रश्न। उत्तर लिखें और ये तालिका बना लें। नोट करें एक बार सभी,
उपचयन यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अपचयन यानी रिडक्शन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया में हमने एक पॉइंट डाला है ऑक्सीजन का संयोग, संयोजन यानी जुड़ना यानी योग होना। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन जुड़ जाए, किसी क्रिया कारक के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाए, या यूं कह दो क्रिया फल में ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाए क्रिया कारक की तुलना में, तो हम कहेंगे कि ये उपचयन अभिक्रिया है। जैसे ध्यान दें, ये मैग्नीशियम एक क्रिया कारक है जो अकेला है अभिकारक, ये मैग्नीशियम। दूसरा अभिकारक है ऑक्सीजन, लेकिन ये यहां पर अकेला है मैग्नीशियम, ये तो दूसरा है। अब हम क्रियाफल में देखें तो मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन आ रहा है। यहां तो मैग्नीशियम अकेला है और यहां पर मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन आ रहा है। इसका मतलब ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, ऑक्सीजन का योग हो रहा है, और ऑक्सीजन का योग होना उपचयन कहलाता है। इसलिए ये उपचयन अभिक्रिया हो गई। अब यदि ऑक्सीजन का विलोपन हो जाए यानी ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो वो अभिक्रिया अपचयन हो जाएगी। जैसे पोटेशियम क्लोरेट, इसको गर्म कर दें तो इसमें से ऑक्सीजन निकल जाती है। पोटेशियम क्लोरेट में ऑक्सीजन है और क्रियाफल में देखिए ऑक्सीजन अलग निकल गई, केवल यहां क्या रह गया, पोटेशियम क्लोराइड। तो ऑक्सीजन का विलोपन हुआ है, ऑक्सीजन निकल गई है इसमें से, इसलिए हम कह रहे हैं कि ये अपचयन है। पोटेशियम क्लोरेट का क्या हुआ है, अपचयन। इसमें मैग्नीशियम का क्या हुआ है, उपचयन। मैग्नीशियम का उपचयन हुआ है, किसमें, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। और यहां पर पोटेशियम क्लोरेट का अपचयन हुआ है, किसमें, पोटेशियम क्लोराइड में। दूसरा बिंदु, किसी अभिक्रिया में ऋण आयन या ऋण मूलक की वृद्धि हो जाए यानी ऋण आयन का संयोग हो जाए तो अभिक्रिया उपचयन, और यदि ऋण आयन या ऋण मूलक की कमी हो जाए, विलोपन हो जाए, तो अभिक्रिया क्या होगी, अपचयन। जैसे यहां पर देखिए ये कैल्शियम अकेला है और क्रियाफल में कैल्शियम के साथ ये क्लोराइड ऋण मूलक आ गया, तो ऋण मूलक का क्या हो गया, संयोग हो गया, वृद्धि हो गई। इसलिए हम कह रहे हैं कि कैल्शियम का उपचयन हो रहा है, किसमें, कैल्शियम क्लोराइड में। इसके विपरीत यदि ऋण आयन या ऋण मूलक का विलोपन हो जाए, कमी हो जाए, तो अभिक्रिया अपचयन कहलाती है। जैसे 2FeCl3 + H2 = 2FeCl2 + 2HCl, ये फेरिक क्लोराइड है। आयरन के एक मूलक के साथ क्लोरीन के 3 मूलक हैं, यानी ये ऋण मूलक है, क्लोराइड 3 है। यहां पर देखिए क्लोराइड कितने रह गए, 2। तो ऋण आयन या ऋण मूलक का विलोपन हो रहा है, कमी हो रही है, और ऋण मूलक या ऋण आयन की कमी होना अपचयन कहलाता है। नंबर 3, हाइड्रोजन का विलोपन यानी हाइड्रोजन की कमी होना, अब उपचयन। हाइड्रोजन की कमी होना क्या है, उपचयन। ऑक्सीजन की वृद्धि होना उपचयन और हाइड्रोजन की कमी होना उपचयन। तो इसमें क्या हो जाएगा भाई, हाइड्रोजन का संयोग हो जाएगा, यानी हाइड्रोजन की वृद्धि हो जाएगी, संयोजन हो जाएगा।
2H2S प्लस O2। हाइड्रोजन सल्फाइड की क्रिया ऑक्सीजन से, इस क्रिया में जल बनता है और सल्फर बनता है। 2H2O जल बनता है और 2S सल्फर बनता है। अब यहां ध्यान देने की बात है, यहां सल्फर के साथ ये हाइड्रोजन है, सल्फर के साथ हाइड्रोजन है और यहां सल्फर अकेला है। इसका मतलब हाइड्रोजन की क्या हो गई? कमी। यहां तो सल्फर के साथ हाइड्रोजन है और यहां सल्फर अकेला रह गया, तो हाइड्रोजन की कमी हो गई। और हाइड्रोजन की कमी होना यानी हाइड्रोजन का विलोपन होना उपचयन कहलाता है। तो फिर हाइड्रोजन का संयोजन होना यानी हाइड्रोजन की वृद्धि होना क्या कहलाता है भाई? अपचयन। जैसे H2 प्लस Cl2 इक्वल टू 2HCl। आप ध्यान से देखें, यहां पर ये क्लोरीन अकेला है क्रिया कारक में और क्रियाफल में क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन बढ़ रहा है यानी हाइड्रोजन का योग हो रहा है, इसलिए हम कहेंगे क्लोरीन का हाइड्रोजन क्लोराइड में अपचयन हुआ है। नंबर 4, धन आयन या धन मूलक का विलोपन। और इधर लिख देंगे आप धन आयन या धन मूलक का संयोजन। H2S प्लस Cl2 बराबर 2HCl प्लस S। सल्फर के साथ हाइड्रोजन धन मूलक है। दूसरा उदाहरण दे देते हैं, हाइड्रोजन का इसमें आ गया, किसी दूसरे धन आयन यानी धन मूलक का उदाहरण दे देते हैं। 2Ki प्लस Cl2 बराबर 2KCl प्लस I2। तो यहां पर आप देख सकते हैं आयोडीन के साथ पोटेशियम है, आयोडीन आई के साथ पोटेशियम है के धन मूलक, के कैसा मूलक है? धन मूलक है पोटेशियम, जबकि यहां आयोडीन क्या रह गया? अकेला। इसका मतलब पोटेशियम धनायन की क्या हो गई? कमी। और किसी भी धनायन की कमी होना, विलोपन होना उपचयन कहलाता है। उपचयन ऑक्सीकरण कहलाता है। और वृद्धि होना क्या कहलाता है? अपचयन। किसी भी धन आयन की वृद्धि होना अपचयन कहलाता है। Mg प्लस Cl2 इक्वल टू MgCl2। तो यहां पर आप क्रिया कारक में देखें, क्लोरीन अकेला है और क्रियाफल में क्लोरीन के साथ मैग्नीशियम धन आयन और आ गया, धन मूलक और आ गया, यानी धन मूलक की वृद्धि हो गई। अतः हम कह सकते हैं कि मैग्नीशियम वो क्लोरीन का मैग्नीशियम क्लोराइड में अपचयन हुआ है। यहां क्लोरीन अकेला है, यहां क्लोरीन के साथ मैग्नीशियम धन आयन आ गया, तो धन आयन का संयोग होना जो है अपचयन कहलाता है। तो Cl2 का MgCl2 में अपचयन हुआ है। आज के लिए
इतना ही पर्याप्त है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप सभी घर से एक बार इसको देख करके आएंगे, अच्छी तरह समझेंगे, मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, परिभाषा को याद करेंगे और समस्या को कमेंट्स के माध्यम से हम तक पहुंचाएंगे। और कल जब हम फिर से हाजिर होंगे आपके सामने तो इस टॉपिक को एक बार फिर से लेंगे, लेकिन ये जरूरी है कि पहले आप इसे समझें, याद करें, विशेष रूप से परिभाषाओं को याद करें, तब ये टॉपिक समझ में आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। धन्यवाद।